हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 13 आपदा प्रबंधन पढ़ाने वाली हूँ। आपदा का मतलब होता है विपत्ति, संकट और उस समय क्या व्यवस्था होनी चाहिए या सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। आपदा शब्द कान में पड़ने के साथ हमारे मन में भय और डर का भाव उत्पन्न होता है। आपदा को सामान्य व्यवहार में हम आपत्ति, विपदा या प्रकोप जैसे शब्दों से भी पहचानते हैं। आपदा के साथ विनाश और नुकसान की कल्पना भी हमें आए बिना नहीं रहती। आपदा के जोखिम यानी खतरों की जानकारी है। बचाव और राहत कार्य के आयोजन के लिए उसके जवाबदार सहयोगों यानी परिस्थितियों की बातें ध्यान में लेनी पड़ेगी। यह जानकारी हमें बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों ने आपदा को 2 भागों में बांटा है। इसके प्रकार और इसके विविध स्वरूप विस्तार से हम जानेंगे। आपदा प्रबंधन के बारे में यहाँ बताया गया है कि जब आपदा शब्द कान में पड़ते हैं यानी कहीं पे संकट आया रहता है या विपत्ति, तो उसके साथ हमारे मन में भय यानी डर और भय का भाव उत्पन्न होता है। आपदा को साधारण व्यवहार में हम आपत्ति, विपदा या प्रकोप जैसे शब्दों से जानते पहचानते हैं। आपदा के साथ विनाश और नुकसान की कल्पना यानी सोच भी आए बिना हमारे मन में नहीं रहती। आपदा के जोखिम की हमें जानकारी है कि किस तरह से खतरा उत्पन्न होता है। बचाव और उससे राहत कार्य के आयोजन के लिए जवाबदार परिस्थितियों की बातें ध्यान में लेनी पड़ती है। यह जानकारी हमें बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपदा प्रबंधन यानी आपदा के समय जो व्यवस्था की जाती है उसके विशेषज्ञों ने आपदा को 2 भागों में बांटा है। इसके विषय में हम विविध यानी अलग अलग रूपों में विस्तार से अच्छी तरह से जानेंगे। आगे यहाँ पे दिया गया आपदाएं 2 हैं। एक प्राकृतिक आपदाएं यानी कुदरत के द्वारा दी गई आपदाएं, दूसरा मानव सर्जित आपदाएं यानी मनुष्य के द्वारा आपदाएं जो उत्पन्न होती हैं, संकट आती है। प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अकाल, दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगलों में लगी आग, बाढ़, सुनामी, चक्रवात। और मानव सर्जित आपदाएं यानी आग, औद्योगिक दुर्घटना, बम विस्फोट, दंगा। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उपर्युक्त घटनाएं भारी विनाश और हानि पहुंचाने वाली होती हैं। बाढ़, सुनामी, चक्रवात और अकाल का पूर्वानुमान संभव है। पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। यह संभव है जिससे उसका बचाव करने का समय मिल जाता है और जान हानि को बचा सकते हैं। जबकि भूकंप, ज्वालामुखी और दावानल की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिससे उसके द्वारा भारी विनाश होने की संभावना होती है। यहाँ हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और अकाल के विषय में जानेंगे। आगे यहाँ बताया गया है कि जो और घटनाएं हैं वो भारी विनाश और हानि पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। जैसे कि बाढ़, सुनामी, चक्रवात और अकाल का पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान लगाना संभव है, जिससे उसका बचाव करने का समय मिलता है और लोगों को हानि पहुंचाने से बचा सकते हैं। लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी और दावानल की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पहले से ही उसके विषय में बताया नहीं जा सकता, जिसके कारण भारी नुकसान यानी विनाश होने की संभावना होती है। और आगे बताया गया है कि यहाँ पर हम प्राकृतिक यानी कुदरती आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और अकाल के विषय में जानेंगे। आगे है भूकंप, इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल का कांपना भूकंप कहलाता है। इस घटना के लिए पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर में होने वाले भूगर्भिक क्रियाएं जिम्मेदार हैं। जिस क्षेत्र का भूपृष्ठ कमज़ोर होता है वे भूकंप संभावित क्षेत्र माने जाते हैं।
ऐसे क्षेत्रों को अलग किया जा सकता है, परंतु भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसलिए जब यह आपदा आए तब भारी जान माल का नुकसान होता है। भूकंप के बारे में यहाँ बताया गया है कि भूकंप का मतलब होता है साधारण रूप से पृथ्वी का धरातल यानी ज़मीन का कांपना भूकंप कहलाता है। जब ज़मीन धरती हिलने लगती है, इस घटना के लिए पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर होने वाली भूगर्भिक क्रियाएं जिम्मेदार हैं। जिस क्षेत्र का भूपृष्ठ यानी ज़मीन कमज़ोर होता है वे भूकंप संभावित क्षेत्र माने जाते हैं, अर्थात वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है। ऐसे क्षेत्रों को अलग किया जा सकता है, लेकिन पहले से ही यह निश्चित नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि यहाँ भूकंप आने वाला है। इसलिए जब यह संकट आए तब भारी जान माल यानी लोगों की मृत्यु होती है और सामान चीज़ों का, घरों का और भी अनेक चीज़ों संपत्तियों का नुकसान होता है। आगे पढ़ेंगे। भूकंप के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। जब भूकंप आए तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में यहाँ दिया गया है। क्या करना चाहिए? जब भूकंप आए तो कक्षा में टेबल के नीचे बैठना चाहिए, बिजली के खंभे और तार से दूर रहना चाहिए, रेडियो और टीवी द्वारा सही समाचार हमें सुनना चाहिए। और भूकंप आने पर क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में दिया गया है। घबराकर हमें शोर शराबा नहीं करना चाहिए, ऊंचे मकानों से नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, आश्वस्त यानी निश्चिंत हुए बिना घर में गैस या बिजली जैसे उपकरण को चालू नहीं करना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे गुजरात का चित्र दिया गया है और गुजरात के नक्शे में संकेतों के द्वारा बताया गया है भूकंप कहाँ कहाँ पे आता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानना अच्छा लगेगा। भूकंप की तीव्रता यानी उसकी रफ्तार रिएक्टर स्केल नामक इकाई से मापी जाती है। जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे विनाश अधिक होता है। जैसे जैसे भूकंप की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे विनाश अधिक से अधिक होता है। आगे है गुजरात में भूकंप का वृत्तांत। गुजरात में भूकंप कब कब कहाँ कैसे आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आया था 16 जून 1819 में कच्छ जिले में। यहाँ भूकंप की तीव्रता थी 8.2। दूसरा भूकंप आया था 12 जुलाई 1915 में अंजार कच्छ में। उस समय भूकंप का रफ्तार था 6.1। तीसरा भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में कच्छ जिले में। उस समय भूकंप का रफ्तार नापा गया था तीव्रता 7.6/7.7 की रफ्तार में। आगे हम पढ़ते हैं चक्रवात के बारे में। वातावरण में वायु दाब में होने वाले असंतुलन की परिस्थिति से प्रचंड वातावरणीय तूफान उद्भव यानी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें चक्रवात कहते हैं। ये तूफानी वातावरणीय पवनें जिस क्षेत्र से गुजरती हैं वहाँ भारी प्रचंड विनाश करती हैं। भारत में पूर्वी तट और मलबार तट तथा गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के किनारे पर इससे हुए भारी विनाशक प्रभाव यानी असर दिखाई देते हैं। चक्रवात के बारे में यहाँ बताया गया है कि वातावरण में जब हवा का दाब बढ़ता है तो उससे होने वाले असंतुलन की परिस्थिति से प्रचंड यानी बहुत ही तीव्र वातावरणीय तूफान जन्म लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहते हैं। ये तूफानी वातावरणीय पवनें जिस क्षेत्र से गुजरती हैं वहाँ बहुत भारी यानी तीव्र विनाश करती हैं। भारत में पूर्वी तट और मलबार तट तथा गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के किनारों पर इससे हुए भारी विनाश यानी हानि का असर दिखाई देता है। आगे पढ़ेंगे। चक्रवात के समय ध्यान रखने योग्य बातें। चक्रवात जब आए तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, चक्रवात से पहले क्या करना है, इसके विषय में दिया गया है। चक्रवात के संभावित यानी कि संभावना हो कि चक्रवात आने वाला है ऐसे क्षेत्रों की जानकारी
सतर्कता से यानी सावधानी से रखें। तंत्र की सूचना यानी सरकार की सूचना के अनुसार स्थानांतरित हो जाएं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। समुद्र के नज़दीक निचले क्षेत्रों में हो तो वहाँ से दूर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाएं, यानी समुद्र के नज़दीक न जाएं, वहाँ से दूरी पर चले जाएं। खाने की वस्तुएं, टॉर्च, पीने का पानी, कपड़ा, रेडियो, आवश्यक यानी ज़रूरत की दवाएं आदि तैयार रखें। बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। सही जानकारी के लिए रेडियो सुनें। चक्रवात के समय क्या क्या करना चाहिए उसके विषय में दिया गया है। चेतावनी मिलते ही सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दें। जैसे ही सूचना मिले हमें वैसे ही खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए। यदि आप कक्षा में हो तो कक्षा से बाहर न निकलें। यदि आप वाहन में यानी गाड़ी में हो तो बिजली के खंभों, पेड़, समुद्र से दूर वाहन खड़ा करके उसके अंदर ही बैठे रहें। बचाव के लिए तैयार किए आश्रय यानी रहने के स्थान के व्यवस्थापकों की सूचनाओं का चुस्त यानी सही ढंग से पालन करें। प्राणियों को खूंटे से खोल दें, यानी प्राणी जानवर बांधे गए तो उनको खूंटे से खोल दें। वे खुले होंगे तो अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं। विज्ञापन के बोर्ड या वृक्षों के नीचे आश्रय न लें, यानी जहाँ पे विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाते हैं या किसी पेड़ के नीचे खड़े न हो। आगे है चक्रवात के बाद। जब चक्रवात ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। वातावरण साफ हो जाए, पवन यानी हवा रुक जाए तो भी बाहर न निकलें। अचानक पवन और बरसात आ सकती है, यानी एकाएक हो सकता है कि हवा बहने लगे तेज़ रफ्तार से और बरसात हो सकती है। लटकते हुए तारों से दूर रहें, यानी जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो कहीं कहीं पे बिजली के तार टूटकर लटक जाते हैं, तो ऐसे तारों से दूर रहना चाहिए। कौतूहलवश यानी शोरगुल के कारण एकत्र होकर राहत और बचाव कार्य में अवरोध न करें, यानी कहीं पे शोरगुल हो रहा है तो वहाँ देखने के लिए खड़े न हो और बचाव कार्य का जो काम हो रहा है उसमें बाधा न बने। तंत्र द्वारा यानी सरकार द्वारा सूचना मिलने के बाद ही घर वापस लौटें। राहत और बचाव के कार्य में सहायक बने, यानी जहाँ पे राहत या बचाव करने का काम हो रहा है वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। सहायता मांगने के अलावा फ़ोन न करें। कोई ज़रूरत आपको लगे तो मदद करें, इसके अलावा फ़ोन न करें किसी जगह पे। अनावश्यक फ़ोन करने से नेटवर्क ठप होने पर राहत और बचाव कार्य में विक्षेप पड़ता है। बेमतलब का उस समय अगर आप कहीं पे फ़ोन कर रहे हैं बार बार तो उससे नेटवर्क व्यस्त हो सकता है, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा पड़ सकता है। आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम त्सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। त्सुनामी क्या है इसके बारे में जानते हैं। समुद्र या महासागर के तल में यानी गहराई में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी प्रस्फोटन अर्थात विस्फोटन से अथवा समुद्र में बड़े स्तर पर होने वाले भूस्खलन यानी ज़मीन के खिसकने से पैदा होने वाली विनाशक लहरों को त्सुनामी कहते हैं। हालांकि त्सुनामी की उत्पत्ति के लिए सागर तल में यानी सागर के नीचे में होने वाले भूकंप उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। संक्षिप्त यानी थोड़े में भूकंपीय समुद्री लहरें त्सुनामी के रूप में पहचानी जाती हैं। ये लहरें अपने उत्पत्ति स्थान से वलय आकार में, यानी वलय का मतलब होता है गोल घेरे आकार में गति करती किनारे पर आएँ तब भारी विनाशकारी बन जाती हैं। इसकी किनारे पर गति कम होते ही ये अधिक ऊंचाई धारण करती हैं। किनारे पर पानी की दीवार बनकर आगे बढ़कर भारी विध्वंस यानी विनाश मचाती हैं। हालांकि अब आधुनिक उपग्रह आधारित संसाधनों की मदद से त्सुनामी का निश्चित अनुमान लगा सकने के कारण सूचित प्रभाव वाले क्षेत्रों में से लोगों को समय पर स्थानांतरित करके जान हानि को रोक सकते हैं। हालांकि ऐसे टेक्नोलॉजी साधन सभी देशों के पास नहीं है। यह वास्तविकता है यानी सच्चाई है। त्सुनामी के बारे में यहाँ बताया गया है कि
समुद्र या महासागर के नीचे में होने वाले भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से अथवा समुद्र में बड़े स्तर पर होने वाले भूस्खलन यानी ज़मीन के खिसकने से पैदा होने वाले विनाशक लहरों को ही त्सुनामी कहते हैं। हालांकि त्सुनामी की उत्पत्ति यानी उसका जन्म के लिए सागर के अंदर होने वाले भूकंप जिम्मेदार है। थोड़े में कहें तो भूकंपीय समुद्री लहरें सुनामी के रूप में पहचानी जाती हैं। ये लहरें अपनी उत्पत्ति यानी जहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, वहाँ से वलय आकार यानी गोल के आकार में यह गति करती है। रफ्तार में बढ़ते किनारे पर आए तब भारी विनाशकारी बन जाती हैं, बहुत ही विनाश करती हैं। इसके किनारे पर गति यानी रफ्तार कम होती है, ये अधिक ऊंचाई का रूप धारण करती हैं। किनारे पर पानी की दीवार के जैसे बनकर आगे बढ़कर यह बहुत बड़ा विनाश मचाती हैं। हालांकि अब नए समय के उपग्रह आधारित साधनों की मदद से सुनामी का निश्चित अनुमान यानी अंदाज़ा लगा सकने के कारण सूचित प्रभाव वाले यानी जहाँ पे सुनामी आने वाला है ऐसे प्रभाव वाले क्षेत्रों में से लोगों को समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देने के कारण जान हानि यानी लोगों के जान को बचाया जा सकता है। हालांकि ऐसे टेक्नोलॉजी साधन सभी देशों के पास नहीं है, इसमें भी सत्यता है। आगे हम पढ़ेंगे, जानकर अच्छा लगेगा। 26 दिसंबर 2004 के दिन आए हुए महाविनाशक यानी बहुत ही विनाश करने वाले सुनामी में से हिंद महासागर के तटवर्ती यानी उसके किनारे के देशों में से थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका आदि देशों में लगभग 2 लाख लोगों ने अपना जीवन गंवाया था। यानी जब 26 दिसंबर 2004 के दिन महाविनाशक सुनामी हिंद महासागर में आया था तो उसके किनारे के जो देश थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका आदि दूसरे देशों में लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। आगे हम पढ़ेंगे, सुनामी के समय ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ। जब सुनामी आए तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुनामी आए उससे पहले क्या क्या करना चाहिए। समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे से दूर चले जाना चाहिए। रेडियो पर आने वाली सूचनाओं के अनुसार आचरण करें यानी हमें व्यवहार करना चाहिए, जैसे जैसे हमें बताया जाए वैसे वैसे हमें कार्य करने चाहिए। समुद्र की लहरें असाधारण उछले यानी उनकी कोई साधारण लहर नहीं होती है, उस असाधारण रूप ले ऐसे विचित्र आवाज़ें आएँ तो ये पूर्व चेतावनी के संकेत है यानी पहले से ही आने वाले सावधानी के ये संकेत है, इशारा है। तुरंत किनारे से हमें दूर चले जाने चाहिए। अपने कीमती सामान, खाने की सामग्री, पीने का पानी, दवाई, टार्च आदि ज़रूरत की चीज़ें हमें साथ में रख लेना चाहिए। सुनामी आए उसके समय हमें क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ऊंचे स्थान पर रहना चाहिए। सुनामी देखने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि कितना तेज़ सुनामी आया उसको हम देखने के लिए प्रयास करें। तंत्र यानी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमें उसका पालन करना चाहिए। सरकार जैसे हमें सूचना देती है उस तरह का हमें पालन करना चाहिए। किनारे के ऊंचे मकान आश्रय हेतु यानी वहाँ रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहाँ से हमें चले जाना चाहिए। यानी समुद्र के किनारे जो ऊंचे मकान हैं वहाँ पे रुकना हमारे लिए सही नहीं है, तो वहाँ से हमें चले जाना चाहिए। सुनामी के बाद, सुनामी जब आए और चली जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया पर आने वाली आधारभूत सूचनाओं के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे जैसे रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया पे हमें बताए जाते हैं सूचना, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। तंत्र यानी सरकार द्वारा सूचना मिलने के बाद ही खाली किए गए स्थान में जाना चाहिए। कभी पहले से अधिक ऊंची लहरें बाद में आ सकती हैं, अर्थात सरकार जब हमें बताए वो सूचना दे वहाँ जाने के लिए तभी हमें वहाँ पर फिर दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे भी अधिक लहरें समुद्र में आ सकती हैं।
अपने मकान में सुरक्षा के लिए आश्वस्त न हो तो प्रवेश न करें। अपने मकान में जब तक हमें सुरक्षा के लिए निश्चिंत नहीं किया गया हो या हम निश्चिंत न हो तब तक हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। पानी, गैस या बिजली के कनेक्शन में आई त्रुटि की जानकारी तंत्र को देना चाहिए। पानी, गैस या बिजली में किसी तरह का बाधा पैदा हो गया हो तो उसकी जानकारी हमें सरकार को यानी हमारे जो सहायक करने वाले शासन है, प्रशासन, उसको हमें जानकारी देना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। जानना अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है संकेत, उसके बारे में बताया गया है कि इस प्रकार का चिन्ह सुनामी आने की संभावना दर्शाने वाले क्षेत्रों का यह पहचान है, निशानी है। आगे हम पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में। लगातार बरसात या अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप विशाल भू क्षेत्र जलमग्न हो जाएं यानी जल में डूब जाएं, उसे बाढ़ कहते हैं। सामान्य रूप से हम इन घटनाओं को नदी के साथ जोड़ते हैं। बाढ़ के लिए प्राकृतिक ढलानों पर बनाए गए बांध, प्राकृतिक जल निकास के मार्गों में अवरोध जैसे मानव सर्जित कारण भी जिम्मेदार है। बड़े शहरों में कभी जल भराव की स्थिति बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। बाढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि जब लगातार बरसात या अतिवृष्टि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके कारण ही बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाए यानी जल में डूब जाए तो उसे ही बाढ़ कहते हैं। साधारण रूप में हम इन घटनाओं को नदी के साथ जोड़ते हैं कि नदी में अधिक पानी होने से ही बाढ़ आता है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक ढलानों पर बनाए गए बांध, प्राकृतिक यानी कुदरती जल को निकालने के मार्ग बनाए जाते हैं। उसमें बाधा पैदा करना मानव सर्जित कारण भी जिम्मेदार है। बड़े शहरों में कभी जल भर जाता है तो ऐसी स्थिति भी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। आगे हम पढ़ेंगे। जब बाढ़ आए तो बाढ़ के समय रखने योग्य सावधानियां, बातें कौन कौन सी हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। बाढ़ से पहले, बाढ़ आने से पहले क्या क्या हमें करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर बाढ़ के क्षेत्रों से वाकिफ़ रहें यानी उसके विषय में जानकारी लेते रहें, सावधान रहें। ऊंचे क्षेत्रों की जानकारी रखें और बाढ़ के समय वहाँ स्थानांतरण करें। पहले से ऊंचाई के विषय में, ऊंचाई स्थानों के विषय में जानकारी रखें और जब बाढ़ आए तो हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए। बाढ़ तंत्र द्वारा बाढ़ के विषय में जानकारी देने वाले शासन के द्वारा दी जाने वाली चेतावनी के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। आगे है बाढ़ के दौरान, जब बाढ़ आए तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। घर के गैस और बिजली के कनेक्शन हमें बंद कर देने चाहिए। आपका वाहन बाढ़ में फंस जाए तो तुरंत बाहर निकले और 7-8 व्यक्तियों का समूह बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रवाह के बाहर निकलने का प्रयत्न करें। और यहाँ बताया गया कि अगर हमारा गाड़ी बाढ़ में फंस गया है तो तुरंत हमें बाहर निकल जाना चाहिए गाड़ी से, और अकेले नहीं, 7-8 व्यक्तियों का एक समूह दल बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नदी के बहते धारे से बाहर निकलने का हमें प्रयत्न बाढ़ के धारे से हमें निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राणियों को खूंटे से खोल दें, वे खुले होंगे तो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, और खूंटे से बंधे जो हमारे जानवर हैं उन्हें हमें खूंटे से खोल देना चाहिए और वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। आगे है बाढ़ के बाद। बाढ़ आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बाढ़ के पानी से बना भोजन नहीं करना चाहिए, यानी बाढ़ के पानी से हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। पानी को जंतु रहित बनाकर उपयोग करें। रास्ते खुलने की जानकारी के बिना बाहर न जाएं, यानी पानी को हमें जंतु रहित बनाकर यानी उसे उबाल कर उपयोग में लेना चाहिए। रास्ते जब तक खुलने की जानकारी न मिले तब तक हमें बाहर निकलना नहीं चाहिए। सांप बिच्छू के उपद्रव के सामने सतर्क रहें। उस समय सांप बिच्छू अधिक से अधिक दिखाई देते हैं तो उनसे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अकाल के बारे में। अकाल एक विनाशकारी और लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़े ऐसी प्राकृतिक आपदा है। यह आपदा समग्र जीव सृष्टि के अस्तित्व यानी वजूद के लिए अत्यंत आवश्यक पानी और भोजन के साथ जुड़ी है। मौसमी जलवायु में समय अंतर यानी कुछ समय में अकाल पड़ना यह एक लक्षण है।
जिस वर्ष वर्षा कम पड़े या बिल्कुल ही ना हो तब यह समस्या उत्पन्न होती है। इस कमी की स्थिति में कृषि और जीव सृष्टि को पानी का अभाव भारी हानि पहुंचाता है और मनुष्य के लिए अनाज की समस्या तथा पालतू प्राणियों के लिए चारे की समस्या सर्जित होती है यानी निर्माण होता है। पहले अकाल से भूखमरी से भारी जान हानि होती थी, परंतु आधुनिक समय में व्यवस्थित प्रबंधन से जान हानि को रोक सकते हैं। अकाल के बारे में यहाँ बताया गया है कि अकाल एक विनाशकारी और लंबे यानी बहुत समय तक अपना असर छोड़े ऐसी प्राकृतिक यानी कुदरती आपदा है, विपत्ति है। यह विपत्ति पूरे जीव सृष्टि के वजूद के लिए बहुत ही आवश्यक पानी और भोजन के साथ जुड़ी हुई है। मौसमी जलवायु में समयांतर यानी थोड़े समय में अकाल पड़ना यह एक लक्षण है, उदाहरण है। जिस साल वर्षा कम पड़े या बिल्कुल ही ना हो तब यह समस्या पैदा होती है। इस कमी की स्थिति में खेती और जीव सृष्टि को पानी की कमी का भारी हानि पहुंचता है और मनुष्य के लिए अनाज की समस्या तथा पालतू प्राणियों के लिए चारे की समस्या खड़ी होती है। पहले अकाल में भूखमरी से भारी जान हानि होती थी यानी लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन नए समय में व्यवस्थित प्रबंधन से यानी पहले से व्यवस्था होने से लोगों की जान जाने से रोका जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं अकाल के समय उठाए जाने वाले कदम। अकाल के समय कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकाल से पहले, अकाल पड़ने से पहले क्या क्या किया जाता है। पानी की उपलब्ध मात्रा के अनुसार आयोजन करना, टपक सिंचाई का प्रसार यानी पानी की कमी न हो, जितनी पानी उसके अनुसार टपक सिंचाई के द्वारा खेती करने की व्यवस्था की जाती है। अनाज में नियंत्रित वितरण लागू किया जाता है यानी जितनी ज़रूरत उतनी ही अनाज लोगों को दिया जाता है। अनाज का अपव्यय रोकने के लिए भोजन समारोह पर प्रतिबंध लगाया जाता है यानी अनाज का फिजूल खर्ची न हो उसके लिए जो भोजन समारोह लोग करते हैं, तरह तरह के आयोजन कार्यक्रम करते हैं, लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं, वो सब पर रोक लगा दिया जाता है। अकाल के दौरान, अकाल के समय क्या क्या करते हैं। राहत दर पर अनाज वितरण की व्यवस्था करना, जहाँ पे अकाल पड़ती है वो ऐसे स्थानों पर राहत के रूप में अनाज दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है। बिन जरूरी निर्माण कार्य बंद किया जाता है यानी जो ज़रूरी नहीं है ऐसे निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है। अनाज और घास चारे की संग्रहखोरी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कदम उठाना और अकाल पड़ी हो जिस जगह पर ऐसे जगह पे लोग अनाज और घास चारे को इकट्ठा करें, ऐसे उनके खिलाफ कदम उठाया जाता है, उन पर रोक लगाया जाता है। आगे है अकाल के बाद। अकाल होने के बाद क्या किया जाता है। भावी आयोजन यानी आने वाले समय में आयोजन में जल संग्रह के कार्यों को प्राथमिकता देना यानी अकाल पड़ने की अगर संभावना है तो ऐसे स्थान पर जल को इकट्ठा करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता महत्व दिया जाता है। अनाज के बफर स्टॉक के लिए आयोजन किया जाता है। अनाज को इकट्ठा करके स्टॉक में रखने के लिए प्रबंध किया जाता है। नदियों को आपस में जोड़ना, समुद्र में बह जाने वाले पानी को रोकना और ऐसे नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था की जाती है जहाँ पे नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाता है, वहाँ पे रोक लगा दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे। आगे है आपदा के प्रभाव यानी विपत्ति जब आती है, आपदा आती है तो उसका क्या असर होता है लोगों पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात जैसी आपत्तियां भारी मात्रा में जान माल को नुकसान पहुंचाती हैं। आपदाग्रस्त यानी जहां पे आपदा आई होती है ऐसे क्षेत्रों में मार्ग यानी रास्तों में मकान, सार्वजनिक सुविधा के मकान आदि पुनः बनाने में बहुत साल निकल जाते हैं। जहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे स्थानों पे रास्ता बनाना, मकान बनाना, सार्वजनिक सुविधा के मकान आदि अनेक फिर से चीज़ों को बनाने में बहुत से साल वर्ष निकल जाते हैं। जिन लोगों ने अपने स्वजनों यानी अपनों को आपदा में खोया हो ऐसे लोगों को भारी शोक यानी भारी दुख और हताश यानी निराशा घेर लेती है।
जिन परिवारों में ने कमाने वाले व्यक्ति को खोए हों उनकी स्थिति बेहाल हो जाती है। यानी जिन परिवारों के कमाने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे उनका घर चलता है, ऐसे व्यक्ति के चले जाने पर उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। आपदा में जो लोग अस्थायी विकलांग हो उनके पुनर्वास की समस्या भारी विकट होती है। और बताया गया कि आपदा में यानी विपत्ति में जो लोग अस्थायी विकलांग यानी हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं, अंग भंग हो जाता है उनके पुनर्वास यानी फिर से उनको बसाने की समस्या बहुत ही कठिन होती है। आगे है, इस प्रकार के मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपदा का प्रभाव कम अधिक मात्रा में सभी लोगों पर पड़ता है, परंतु इसका सबसे गंभीर प्रभाव गरीबों और अभावग्रस्तों पर पड़ता है। मानव जीवन पर इनके गंभीर प्रभाव कम करने के लिए सावधानी, लोक जागृति यानी लोगों को उनके विषय में बताना, सचेत करना और तंत्र को सतर्क करने जैसे कदम उठाने से उसकी विनाशक तीव्रता कम की जा सकती है। आपदाओं तथा दुर्घटनाओं में कुछ घटनाएं मानव सर्जित होती हैं। यदि हम समझदारी और पूर्व सावधानी रखें तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। कई बार आपदा के समय लोग राहत तथा बचाव कार्य में सहायक बनने के बदले उस कार्य में अवरोध यानी बाधा या विलंब यानी देरी हो, इस तरह वाहन खड़े करके मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने लग जाते हैं, जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन में जोखिम यानी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में हमें राहत और बचाव कार्य में तंत्र की यानी शासन को सहायक बनना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जब आपदा आती है तो इस प्रकार के आपदा में मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपदा का प्रभाव यानी असर कम अधिक मात्रा में सभी लोगों पर पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव गहरा प्रभाव गरीबों और जो पहले से ही परेशान है ऐसे अभाव यानी कमी वाले लोगों पर पड़ता है, जो अपनी जीवन से जूझ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, उन लोगों पर पड़ता है। मनुष्य जीवन पर इनके गंभीर यानी गहरा असर कम करने के लिए सावधानी, लोगों को इसके प्रति जागृत करना, जानकारी देना और तंत्र को सावधान करने जैसे कदम उठाने से उनकी विनाशक यानी नुकसान हानि तीव्रता उसकी कम की जा सकती है। आपदाओं तथा दुर्घटनाओं में कुछ घटनाएं मानव के द्वारा होती हैं। यदि हम समझदारी और पहले से सावधानी रखें तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। कई बार आपदा के समय, संकट के समय लोग राहत तथा बचाव कार्य में सहायक यानी मददगार बनने के बदले उस कार्य में बाधा बनते हैं, उस कार्य में और देरी हो, इस तरह के वाहन खड़े करके मोबाइल या फ़ोन से वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जिसके कारण जिनके ऊपर इसका असर होता है ऐसे लोगों के जीवन में खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे समय में हमें राहत और बचाव कार्य में तंत्र को मदद करनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जानकारी दी गई है, जानकर अच्छा लगेगा। टिड्डी के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रकोप जैविक आपदा, यह टिड्डी जो फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं इन्हें जैविक आपदा कहते हैं, यानी जीवों के द्वारा बनाया गया संकट आपदा। टिड्डी एक कीट वर्ग में आती है जिसकी 11,000 प्रजातियां होती हैं। वे झुंड में रहना पसंद करती यानी एक साथ रहना पसंद करती हैं। 2019-20 में गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्र और रेगिस्तानी किनारों में कच्छ, बनासकांठा, पाटण जिले के कुछ क्षेत्रों में उनका उपद्रव दिखाई दिया था। उपद्रव का मतलब होता है इनका आतंक। गुजरात में पाई गई टिड्डी रेगिस्तानी टिड्डी, खाउनधरा टिड्डी के नाम से पहचानी जाती हैं। इस प्रकार की टिड्डी करोड़ों की संख्या में झुंड में टूट पड़ती हैं यानी आतंक मचाती हैं। अपने जीवन काल में अपने वजन से 1000 गुना खा जाती हैं, अर्थात इनका जितना जीवन का समय होता है ये अपने जीवन के समय में अपने जीवन काल में अपने वजन से 1000 गुना खा जाती हैं। वह अपने स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले मार्ग में जहाँ उतरती वहाँ कृषि यानी फसल, हरी वनस्पति, वृक्षों के पत्ते आहार बनाकर उस क्षेत्र की फसलों को चट कर जाती है, एकदम से समाप्त कर देती हैं। जिन क्षेत्रों में टिड्डी का उपद्रव होता है, आतंक होता है, वहाँ फसलों के अभाव में कमी से अनाज के
अकाल की स्थिति सर्जित होती, निर्माण होता है। यद्यपि यानी आने वाले समय में आधुनिक वाहन व्यवहार की सुविधा के समय में अन्य प्रदेश से अनाज लाकर कमी को दूर की जा सकती है। खेती बाड़ी विभाग की सूचना अनुसार खास दवाओं का छिड़काव करके टिड्डी का नाश कर सकते हैं। करें खेतीबाड़ी जो होती है हमारी खेतीबाड़ी विभाग की सूचना के अनुसार खास दवाओं का छिड़काव करके हम टिड्डी से अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं, टिड्डी का विनाश कर सकते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।